नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम जनपद में आप सभी का स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा बयान आया मंगलवार के दिन। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो आरक्षण को निष्प्रभावी बना रही है। उन्होंने एक बड़े आरोप लगाए कि किस प्रकार से सरकारी नौकरियों में दलित आदिवासी पिछड़ों का जो आरक्षण था उसको छीना जा रहा है। अब मायावती विधानसभा चुनाव से पहले अचानक आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय हो गई हैं और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान मुंबई में जेनजी जेन अल्फा के साथ जब वो चर्चा कर रहे थे तब वहां पे उन्होंने दिया था। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और लखनऊ में हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी जुड़ गए हैं और उनसे समझते हैं कि बहन जी के इस बयान के आरक्षण के बयान पे क्या मायने हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत द फेडरल देश में। और सर, बहन जी अचानक से आरक्षण को लेकर सक्रिय हो गई हैं। क्या उनकी क्या मंशा नजर आ रही है आपको, या मोहन भागवत जी ने एक मुद्दा दे दिया जिसको वो अब लगता है कि यूपी चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर उठाने की तैयारी में है? धन्यवाद मनीष जी। स्वाभाविक सी बात है कि आरक्षण के मुद्दे पे मायावती जी को बोलना ही बोलना है और चुप नहीं रह सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर बोल करके वह बीजेपी से अपनी दूरी बना लेंगी या बनाती हुई दिखेंगी, या एक दूरी उनकी बन गई है बीजेपी के साथ, वह लोग जो उनका समर्थक वर्ग है स्वीकार कर लेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरक्षण का मुद्दा निश्चित रूप से गंभीर है। जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके बीच में भी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बीच में भी। इसीलिए जब आप व्यापक पैमाने पर इसकी बात करते हैं तो लोग जो विपक्षी दल हैं वो संविधान का मुद्दा उठाते हैं कि संविधान खतरे में है। क्योंकि संविधान खतरे में जब वो बात करते हैं तो होता है कि जो संविधान के द्वारा इनको एक सुरक्षा मिली हुई है, एक तरह की एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है आरक्षण का, उससे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और यह जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं बेमानी भी नहीं है। अगर अगर आप सरकारी नौकरियों को के जो पद हैं उनको भरेंगे नहीं तो फिर आरक्षण देंगे कहाँ? निजी क्षेत्र तो आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं होता। संविदा के आधार पर जिन लोगों को आप नौकरियों में रखते हैं उनमें आप आरक्षण देते नहीं। जिनको आप आउटसोर्सिंग करते हैं उस पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो सिवाय इसके कि जो सरकारी नौकरियां हैं, नियमित रूप से नौकरियां हैं जिनको सरकार देती है, जिसको स्टेट देता है, उनके अलावा फिर आपको नौकरी मिलेगी कहाँ? ये तो बड़ा सवाल बीजेपी के खिलाफ ही है। और यह मुद्दा गंभीर है क्योंकि जिस सामाजिक सशक्तिकरण की बात की जाती है, सामाजिक सशक्तिकरण की बात विपक्षी दल या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या जो भी जो दल है वो करते हैं, उसके पीछे यह है कि अगर आप उनको सेवा के बेहतर अवसर नहीं देंगे, अगर आप उनको नौकरियों में आरक्षण नहीं देंगे तो किस किस बिना पर आप उनका सशक्तिकरण करेंगे? सवाल इस बात का है। हालांकि आरक्षण केवल नौकरी देने का माध्यम नहीं है, उनका एक रूप से सामाजिक रूप से उनकी स्थिति बेहतर करना। सामाजिक रूप से उनकी स्थिति बेहतर कैसे होगी? अगर उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, वो सम्मानित पदों पर काम नहीं करेंगे, संविधान के द्वारा उनके उत्पीड़न के को लेकर के उनको एक संवैधानिक सुरक्षा जो दी गई है उसका पालन नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में नाराजगी होगी। तो मायावती जो कह रही हैं, मायावती जी का कहना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती जी जो उनकी खोई हुई राजनीतिक ताकत है, अगर वो पाना चाहती हैं वापस, तो इसके लिए आवश्यक है कि वह भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनावे। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में खड़े होकर के, या आप समर्थन में खड़े हुए दिखते भी रहेंगे तो वो वर्ग आपका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये संभव नहीं। आप खुद देखिए कि मायावती जी को जो उनका जो जनाधार है वो लगातार चुनाव दर चुनाव घटता चला जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? इसकी व्याख्या, इसका आत्मविश्लेषण तो मायावती जी खुद करना होगा। और केवल आरोप उनके ऊपर है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है, या जो राजनीति करती हैं जिस तरीके से और उनकी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। ये तो परसेप्शन है। उन्होंने कोई समझौता थोड़े किया है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कोई चुनाव थोड़े लड़ी है वो। लेकिन एक जनरल परसेप्शन बन गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मददगार है। इस परसेप्शन ने उनका बहुत नुकसान कर दिया। तो अगर वो अपने राजनीतिक जनाधार को वापस चाहती हैं, मेरी अपनी समझ है कि उनको पहले
भारतीय जनता पार्टी से एक दूरी बनानी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, राजनीति करने का जो तौर तरीका है, उसको बहुजन समाज पार्टी का समर्थक स्वीकार नहीं करता। उसको मनुस्मृति में आस्था नहीं है। उसको ब्राह्मणिकल जो सामाजिक संगठन है या वर्ग का विभाजन, वो उसको स्वीकार्य नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रह करके आप इससे दूरी कैसे बना सकते हैं? जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने समर्थकों को तैयार किया, वह सामाजिक सशक्तिकरण के नाम पे तैयार किया। सांप्रदायिकता के नाम पर नहीं तैयार किया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर नहीं तैयार किया। ये बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल। मायावती जी तो बोलेंगे, लेकिन उनका उनका समर्थक उनको स्वीकार करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो सर मायावती का बयान जिस समय आया है और जाहिर तौर पर अब तो गिनती के महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। आपको सर मैं पूर्व में ले जाना चाहूंगा। आपको याद होगा 2015 में भी मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया था और जिसको लेकर कितना बखेड़ा हुआ और जो लालू यादव और नीतीश कुमार किस तरीके से क्लीन स्वीप कर गए, तब दोनों का गठबंधन था और लालू यादव ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया था जिस तरीके से मोहन भागवत आरक्षण के खिलाफ बोले। अब वो कह रहे हैं मोहन भागवत जब कह रहे हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का फायदा मिला उनको उसको अब छोड़ने पर विचार करना चाहिए, बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मायावती का बयान, क्या उनको लग रहा है कि जो बिहार में 2015 में आरजेडी और जेडीयू को लाभ हुआ, क्या उसका लाभ वो उठाने के लिए सक्षम है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। क्योंकि जो उनका नुकसान है, मैंने आपसे कहा ना, जो उनका नुकसान है, वह भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी होने का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी के नजदीक वो दिखती हैं। उनके बारे में धारणा बनी हुई है कि वह जो उनकी जो राजनीति है, वह भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाती है। सबसे बड़ी चीज है कि मायावती जी विपक्ष की राजनीति करना है, उनको करना है, या सत्तारूढ़ दल की राजनीति करनी है। अगर वो सत्ता के नजदीक दिखाई पड़ेंगी, बीजेपी के नजदीक दिखाई पड़ेंगी, तो उनका समर्थक उनके साथ नहीं आने वाला है। संभव नहीं है वो। पहली चीज, अगर वो चाहती हैं कि उनका समर्थक वर्ग उनके पास लौट करके आवे, तो उसकी प्राथमिक शर्त यह है कि वह बीजेपी से दूरी बनावे। अगर बीजेपी अगर बीजेपी आरक्षण के विरोध में है, तो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नेता बीजेपी उसको लाभ कैसे मिल सकता है? अगर बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि आरक्षण के बारे में पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो फिर बीजेपी के नजदीक खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिल जाएगा? अगर बीजेपी जो जिसको आप कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी सोच या ब्राह्मणवादी वर्गीय की व्यवस्था, अगर उसको लेकर के अगर वो बीजेपी से दूरी नहीं बनाएंगे, तो कैसे उनका समर्थक उनके पास चला जाएगा? इस विषय पर प्रतिकार करने मात्र से उनका समर्थक नहीं आने वाला। बिल्कुल। पहली शर्त मेरी अपनी समझ है कि वह बीजेपी से दूरी बनावे। वजह मैं मानता हूं कि आप विपक्ष की राजनीति अगर आप कर रहे हैं, तो आपके पास वही समर्थक वर्ग आपका समर्थन करेगा जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग किसी पार्टी के साथ क्यों जाएगा? वो अगर उसको भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे करेगा, प्रकारांतर से क्यों करेगा? बिल्कुल। आज अगर समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ उसका समर्थक वर्ग है, या भारतीय जनता पार्टी का विरोधी जो मतदाता है या समूह है, वह कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह केवल यही है ना कि वह बीजेपी के खिलाफ डट के खड़ी है। वह बीजेपी की रीतियों नीतियों से सहमत नहीं है। तो सर हम इस पे हम सर रिएक्शन ले लेते हैं और हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो? जी नमस्कार, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। तो सुरेंद्र जी, मेरा सवाल यही था कि बहन जी ने कल एक बड़ा बयान दिया कि आरएसएस जो है वो आरक्षण को निष्प्रभावी बना रही है, और मोहन भागवत का पिछले हफ्ते आपने बयान भी सुना होगा जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया उनको आरक्षण अब छोड़ने पर विचार करना चाहिए। और मायावती का बयान, क्या लग रहा है, क्या बिहार का जो 2015 में जो नतीजा आया था उसकी तरफ नजर है मायावती की, और क्या उनको इसका लाभ मिलेगा जिस तरीके से अचानक वो आरक्षण का मुद्दा बना रही है यूपी में? देखिए, सुनील जी ने अपनी सारी बातें कमोबेश पूरी तरीके से कह दी। मैं उनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ। एक बड़ा पुरानी सी गाने की लाइन याद आ रही कि तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई,
अरे मार डाला, दुहाई दुहाई। तो आज की डेट में बहुजन मिशन को बेचने का काम कर रही हैं मायावती जी, ये दुखद बात। दलितों की बड़ी नेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, पिछले 5 सालों का उनका क्रियाकलाप आप देखिए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से सटी हुई नजर आती। किसी भी तरीके से कभी भी उनकी कलम या पोस्ट या ट्विटर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी आरक्षण विरोधियों के विरोध में नहीं गई, बल्कि आरक्षण समर्थकों के विरोध में जाती है। राहुल जी के विरोध में जाती हैं, अखिलेश जी के विरोध में जाती हैं। संविधान जो विरोधी लोग हैं उनके समर्थन में उनकी कलम जरूर चल जाती है, उनको धन्यवाद जरूर ज्ञापित कर देती है, कह देती है कि साहब जो जेल रोड पर जो काशीराम उद्यान बना है कितना बढ़िया बना है, एक भी ईंट नहीं हटने दी। आपके सामने इस चीज को देखिए, आकाश आनंद को देखिए, वो कहते हैं कि मैं राहुल जी को अंकल कहूंगा, अखिलेश जी को अंकल। अरे भैया, अखिलेश जी राहुल जी को अंकल कह लियो, लेकिन कहीं मायावती को आंटी न कह देना। बुआ का मतलब अंग्रेजी में आंटी ही होता है, कहीं क्लियर हम पहले से कर दें। आंटी ना कह देना। नरेंद्र मोदी जी को आपकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, हौसला नहीं कि दादाजी कह दो। एक बार कह के देख लो। जिस तरीके से मायावती जी और मायावती जी की संपूर्ण पार्टी का जो निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रतिपक्ष होता है, उससे उनका बहुजन मिशन के प्रति समर्पण संदेह के घेरे में जाता है। आरक्षण कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, आरक्षण कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं, आरक्षण एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में जब तक आखिरी व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच जाए, लोग आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं, सामाजिक रूप से जब तक बराबरी पर ना आ जाए, तब तक आरक्षण का लाभ जारी रहेगा। आरक्षण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये बात मायावती जी का समर्थक वर्ग तो जानता है, जो आज की डेट में उससे हट गया है। बहुजन मिशन तो जानता है, लेकिन मायावती जी भूल गई। इसलिए जब कोई सीधा सीधा सा बयान आता है मोहन भागवत जी का, 100 बयानों में से एक बयान पर वो रिएक्ट करके अपने आप को, कहते हैं ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे वाली बात कर लेती है, एक लोटा पानी डाल करके अपने आप को। लेकिन जो उनके क्रियाकलाप है, वो क्रियाकलाप उनके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई देते हैं, संघ के समर्थन में दिखाई देते हैं, संविधान विरोधियों के समर्थन में दिखाई देते हैं, आरक्षण विरोधियों के समर्थन में दिखाई देते हैं। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि मायावती जी इन आरक्षण विरोधियों का खुल करके मुकाबला कीजिए, डट के मुकाबला कीजिए। संविधान विरोधियों का खुल के मुकाबला कीजिए। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। इस सरकार से पूछिए तो आपने कि इन्होंने क्या किया। दलितों को पेशाब चटवा रहे, लेकिन मायावती जी जरा सी भी नहीं। हर बात में अगर वो सत्ता के खिलाफ एक शब्द लिखेंगी भी, तो उसके बाद लिख देंगी लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव। भाई ये क्या मतलब? तो सच बात यह है कि मायावती जी के बयान का जो संघ प्रमुख के खिलाफ है, उसका कोई मतलब नहीं है। और आने वाले समय में जिस तरीके से बहुजन मिशन इस समय स्टेक पर है, और बहुजन मिशन के जो मिशनरीज हैं वो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से टूट रहे हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि आरक्षण समर्थकों के साथ बहुजन मिशन रहेगा, इंडिया गठबंधन के साथ बहुजन मिशन रहेगा। सुरेंद्र जी, एक बात और उन्होंने प्रमुखता से कही कि सरकारी जो विभाग है, जो नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि नौकरियां आएंगी नहीं तो आरक्षण मिलेगा कैसे। और जिस तरीके से जेनजी सड़कों पे उतरे हुए हैं, उन्होंने वकालत की कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू किया जाए। आप लोगों का इस मामले में क्या स्टैंड है? और जाहिर तौर पर जेनजी जितने सड़कों पे उतर रहे हैं, उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, उसमें अपर भी होंगे, जो ओबीसी भी होंगे, उसमें दलित भी होंगे। इस बात को लेकर आप लोगों का क्या मत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, नॉन फाउंड सुटेबल एनएफएस के नाम पर यूनिवर्सिटी से लेकर के, सुनील जी यहां हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, एनएफएस के नाम पर नीचे से लेकर ऊपर तक ये लोग दलितों की, पिछड़ों की रिक्तियां को खाली रखते हैं, और उन रिक्तियों को खाली रख करके उसके बाद फिर उनको संविदा पे लाना, फिर उसको ये करना, एक पूरा पूरा एक सिस्टम काम करता है। तो हम तो इसके खिलाफ। उसके बाद आप देखिए कि इसके बाद वो एक जो आईएएस और पीसीएस जो दिल्ली में 5-5 साल के लिए होते हैं, क्या कहते हैं उनको,
वो कौन सी नियुक्तियां होती, मेरे दिमाग से नाम जी, उतर जी, गया बिल्कुल। है? उन नियुक्तियों को क्या कहते हैं, नाम बताइए ना। जी, समझ लेटरल नियुक्ति। लेटरल एंट्री, हाँ सर, सुनील भाई लेटरल। माफ कीजिए, हाँ जी, लेटरल एंट्रीज के नाम से, लेटरल एंट्रीज के नाम से बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाइजनरों को रखा जा रहा है, अडानी और अंबानी के लाइजनरों को रखा जा रहा है, ताकि 5 साल में उनके पक्ष की नीतियां वो बना करके और बगैर किसी जिम्मेवारी के भाग जाए। मायावती जी का मुंह नहीं खुलता है इस पर। क्यों? क्योंकि ये जितने उद्योगपतियों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को देना है, हो सकता है कोई एक आधा छींटा उन पर भी आ रहा हो। तो हमारा ये मानना है कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण की जो एनएफएस के नाम पर जो एक धांधली गर्दी पिछले काफी समय से हो रही है, और उस धांधली गर्दी को भी रोका जाना चाहिए। और तीसरी बात, जो आज एक जिसको कहा जाए रोजगार विहीन व्यवस्था जो कर रहे हैं, रेलवे की 5 लाख नियुक्तियां खत्म कर दी, उत्तर प्रदेश से 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां खत्म कर दी, उत्तराखंड से 1.5 लाख से ज्यादा नियुक्तियां खत्म कर दी, जो लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नए पद सृजित ही नहीं हो रहे। आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना भोंडा प्रदर्शन किया, 69,000 शिक्षकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है क्योंकि आरक्षण गलत दे रहे हैं। आप देखिए बांदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आपके सामने है कि 13 नियुक्तियां थी, शायद 16 नियुक्तियां थी, सुनील भाई मुझे करेक्ट करेंगे, उसमें से 13 एक ही वर्ग के यानी मेरी जाति के लोग, 13। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, मायावती जी दूसरे को तो कहती हैं, लेकिन खुद ना तो सड़क पे उतरती है, ना अपने वर्कर को सड़क पे उतरने देती है, और जब भी वो सड़क पे उतरी है तो सत्ता के समर्थन में आ जाती है। तो यहां पर हम बहुजन मिशन के प्रति कृत संकल्प हैं, यहां पर हम ओबीसी वर्ग के प्रति कृत संकल्प हैं, जातीय जनगणना के प्रति कृत संकल्प हैं। बहुजन पार्टी का जो काम है वो ड्यूबियस है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, और बहुजन समाज पार्टी को एक गंभीर किस्म के आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो सुनील सर, क्या लग रहा है आपको? मायावती ने, ऑब्वियस है कि जब वो बयान दे रही हैं तो उनकी निगाह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे होगी, युवाओं पर होगी, और जबकि जेनजी का आंदोलन नौकरियों को लेकर बिल्कुल देश भर में अब चर्चाओं के केंद्र में है। क्या लगता है उनको इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जाहिर तौर पर वो चुनावी लाभ के लिए ही इस मुद्दे को उठा रही है, जबकि इतने महीनों से बिल्कुल वो खामोश थी। जब तक वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं करेंगे, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से असहमत हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको हमलावर होना होगा। आपने एक बयान दे दिया, उसके बाद वो मान जाएंगे? आप उस ताकत से आपको लड़ना पड़ेगा ना, जो आपको जिन चीजों को लेकर के आपका उनसे विरोध है। मैं बयान देने मात्र से हो जाएगा? अगर अगर मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनका आक्रामक रवैया नहीं हो गया, मैंने पूरी तरह से दूरी नहीं बनाएंगी, तब तक कैसे लोग उनको स्वीकार कर लेंगे? और जो ताकतें बीजेपी से लड़ रही हैं, उनको अगर मजबूत करने का वो प्रयास नहीं करेंगी, तो लोग कैसे मान जाएंगे कि आपकी भारतीय जनता पार्टी से दूरी हो गई? उत्तर प्रदेश में इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की जनता भी इसको स्वीकार करती है, और यह स्वीकृति उसने 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिखा भी दिया। 1 नंबर की पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का ही परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गया। दोनों के गठबंधन ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में। और मायावती जी कहाँ चली गई? 1 सीट नहीं मिली। उनका जो मत प्रतिशत था वो भी एकदम बुरी तरह से गिर गया। उनके समर्थक वर्ग में बहुत जबरदस्त कमी आई, और बाकायदे 2024 से लेकर के आज तक मायावती जी कहीं भी संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ी आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली ताकतें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आप टारगेट करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको बीजेपी के नजदीक माना जाएगा। और अगर आपको बीजेपी के नजदीक मानने का परसेप्शन बना रहेगा, तो आप कोई भी बयान दे दीजिए, वो समर्थक वर्ग आपके पास आने वाला नहीं है। अगर आप पॉलिटिकली रिवाइव करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि आप उन मूल्यों और मान्यताओं पर आगे बढ़ने की कोशिश करें जिनके आधार पर लोगों ने आपको समर्थन दिया था। आज कोई रह गया है क्या जो बामसेफ के लोग, DS4 के लोग,
बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के शुरुआती लोग, क्या बीएसपी में कोई रह गया है? कहाँ चले गए लोग और क्यों चले गए? सवाल इस बात का है कि आपको आपको लड़ना किससे, आपको लड़ना किससे और किससे छीन करके अपने मतदाताओं को अपने पास लाना है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। बयानबाजी दे आप मोहन भागवत साहब के बयान के खिलाफ एक आपने बयान दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा ना। मोहन बिल्कुल, भागवत साहब जिनको संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ आपको राजनीतिक संघर्ष करना पड़ता है, ऐकिक नियम से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो सर मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊँगा सम अप करने के लिए। आपको याद होगा 2015 में, और आप लोग तो गवाह हैं उसके, किस तरीके से आरजेडी, जेडीयू, और उस समय जेडीयू आपकी साथी थी। 2015 में एक मोहन भागवत का बयान आया और पूरे बिहार के इलेक्टोरल जो मैप था वो बदल गया। क्या उसी पे मायावती की निगाह है? घर में बैठकर इस तरीके से बयान देकर क्या वो फायदा उठा पाएंगी 2027 में? मंशा तो उनकी वही होगी, आपको क्या लग रहा? देखिए, हम मायावती जी के अंदर दिल में क्या है इस पर तो कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते भाई। वो उनके दिल में क्या है वो आकाश आनंद जी भी नहीं जानते। तो अब वो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये तो मायावती जी जाने, उनकी महिमा, उनकी माया वो जाने। हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि दलितों के साथ, बहुजन मिशन के साथ वो धोखा ना करें। हमारी उनसे एक ही अपेक्षा है कि आप बहुजन मिशन के साथ, जो बाबा साहब ने मिशन चलाया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा जगजीवन राम जी और कांग्रेस पार्टी करेगी पूरा, तो हमारा स्पष्ट कहना है कि ये लोग कहते थे काशीराम करेंगे पूरा, काशीराम जी तक तो बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन जब से मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई हैं, वो कहते हैं ना कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। तो अगर मायावती जी भाजपा के संपर्क में आई हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो बहुजन मिशन के प्रति उनका विद्वेष है वो नजर आ रहा है। और उन्हीं के लोगों से, उन्हीं के वर्कर से, उन्हीं के वोटर से वो आज की डेट में प्रासंगिक है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में उनकी स्थिति शून्य हो गई, हम तब भी नहीं मानते, तब भी वो बड़ी नेता है। इसको लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई हमें विवाद नहीं करना है। लेकिन अगर बहुजन मिशन के खिलाफ वो बात करेंगी, राहुल जी के खिलाफ बात करेंगी, संविधान के खिलाफ बात करेंगी, अखिलेश जी के खिलाफ बात करेंगी, पीडीए के खिलाफ बात करेंगी, नल के खिलाफ, नील के खिलाफ, कोल के खिलाफ, भील के खिलाफ, महिला के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ अगर बात करेंगी, अल्पसंख्यक के खिलाफ बात करेंगी, तो निश्चित तौर पर उनसे सवाल किए जाएंगे। अब वो उनको अपनी, ठीक है कि वो 27 का चुनाव देखें, 28 का चुनाव देखें, 29 का, ये अपना उनका अपना विजन। लेकिन एक चीज तय है कि अगर वो आरक्षण और संविधान, इन दो पर उंगली उठाने वालों के साथ जरा सी भी खड़ी दिखाई दी तो कोई उनको चिमटे से नहीं छुएगा, ये बात तय है। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, आप हम चर्चा में जुड़े, और सुनील शुक्ल सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में जुड़े, और फिर कभी किसी मुद्दे पर विस्तार से आप दोनों के साथ जुड़ेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने सुनील शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार, और सुनील राजपूत जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे चर्चा की बहुजन समाजवादी की सुप्रीमो मायावती के एक बयान को, जिसमें वो आरक्षण को लेकर कह रही हैं कि किस प्रकार से आरएसएस जो है वो निष्प्रभावी बना रही है आरक्षण को, और उसके जरिए वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है कि उसका लाभ जो है वो लिया जा सके। तो आज आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए, और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।